आइए अब स्टार्ट करते हैं आपको हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर एसेस कवर कर लिया, हर टॉपिक कवर हो गया हम लोग का। अब आज शुरू करते हैं हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, चलिए तो चलो तो मीनिंग बताया आपको पहले। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब ये हुआ रीपेमेंट। साफ साफ बात बताया जाए आपको, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर इशू किए थे, डिबेंचर मतलब होता है एज ए लोन। कंपनी अभी डिस्कस भी कर रहे थे हम ना, डिबेंचर मतलब होता है लोन। कंपनी काइंड ऑफ लोन है, पार्ट वाइज जनता से लोन लिया, लोन तौर पर डिबेंचर इशू किया, आप लोगों ने पेमेंट किया 100 रुपए का, एक पार्ट बना दिया गया था, कोई 400, कोई 500, कोई 800, 1000, 1200 ऐसा उन्होंने डिबेंचर लिया, तो वो इसको बोलते हैं डिबेंचर। अब इस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन एक समय के बाद कंपनी उसको रिडीम करेगी। रिडीम मतलब होता है रीपेमेंट, कंपनी उसको वापस से पे कर देगी। अगर आप मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में हमने आपसे लोन लिया हुआ है 5 लाख रुपए का, उससे बिजनेस कर रहे हैं, 4 साल 5 साल के बाद हम इस पैसे को आपको वापस करेंगे ना। जब तो यूज करेंगे तब तो इंटरेस्ट देते रहेंगे, और जब यूज कर लिए उसके बाद तो वापस जब करेंगे रीपेमेंट करेंगे आपको ना वापस, इसको रीपेमेंट है, यानी कि लोन की वापसी, लोन की अदायगी ही कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब देखो डिबेंचर जो डिबेंचर लेता है डिबेंचर होल्डर उसको वापस करेंगे। इन अदर वर्ड्स रिडम्पशन रिफर टू डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स। वही बात हो गई है, रीपेइंग कर दिया आप, डिस्चार्ज लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया आपने, डिबेंचर पेमेंट कर दिया। द टर्म्स एंड द कंडीशंस रिडम्पशन आर स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। इशू करते वक्त ही रिडम्पशन का सिस्टम क्या है, कैसे रिडम्पशन करना है, कि कब रिडम्पशन करना है, कितने से करना है, इशू करते वक्त ही तय हो जाता है। इशू करते वक्त ही कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस भी जारी कर देती है कि आप हमको अगर 5 लाख रुपए आपसे हम लोन डिबेंचर इशू कर रहे हैं जैसा लोन, तो हम 10% या 12% इंटरेस्ट देंगे आपको, और आपको जब रिडम्पशन समय आएगा, रिडम्पशन पर इतने साल के बाद 4 साल या 5 साल पहले ही इशू करते वक्त ही तय हो जाता है। क्योंकि जब भी आप कहीं लोन लेते हैं पूछता ना 2 साल 3 साल कितना लेना है आपको, डिसाइड पहले हो जाता है कि 5 साल बाद लिया, 5 साल का ले लिया है तो 5 साल के बाद उसका पेमेंट करना पड़ेगा हमको, 5 साल का पेमेंट करेंगे। वो भी बताएगा कम में जितना ही उतना ही देंगे, कुछ बढ़ा के देंगे, ये भी अभी तय रहता है। रिमेम्बर करेंगे या जितना लिया और एक्सपायर भी करेंगे, इशू करते वक्त ही तय हो जाता है। ठीक है, द टर्म्स ऑफ डिबेंचर आल्सो क्लियरली स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने पैसा लगाया है उसका मिलेगा सर्टिफिकेट डिबेंचर का, तो उसमें भी लिखा रहेगा हर चीज। हेंस द रिडम्पशन इज मेड इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ इशू। यानी डिबेंचर रिडम्पशन हमेशा इशू के साथ ही टर्म्स पर कंडीशन बना रहता है, उसी के हिसाब से होगा, पहले ही तय हो जाता है इशू करते वक्त ही। कोई सब सोच के देख के पढ़ के तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। आपका इन्वेस्टमेंट है, हमारी लोन है कंपनी के लिए। अब जब रीपेमेंट करना होगा तो पैसे की जरूरत होगी आपको। हिना देख पा रही, सुन पा रही हो, समझ पा रही हो? क्लियर है इतनी बात? मुस्कान क्लियर है इतनी बात? बोलो। चलिए यस सर। तो अब जब आपको रीपेमेंट करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आपने पैसा लिया था, बिजनेस लगा दिया था, यूज कर रहे थे आप पैसा वो, अब आपको रीपेमेंट करना है, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या आगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स पैसा कहाँ से आए कि हम इनको पेमेंट कर दें, इनका वापसी कर दें। लोन लेके बिजनेस लगा दिए थे, अब कहीं ना कहीं पैसा कैश यूटिलाइज करें तब तो हम पेमेंट करें, इनका पेमेंट कैसे करेंगे हम? तो सोर्सेज बताया गया आपका, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मे बी मैनेज बाय अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। क्या क्या रास्ता होगा? पहला, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। जो कंपनी के पास पूंजी है, पहले से कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी अपने कैपिटल में से पैसा निकाल के निकाल दे रही है, पेमेंट कर दिया, कंपनी काम कर रही है, कैपिटल है कंपनी के पास, तो कंपनी आउट ऑफ कैपिटल इनका रीपेमेंट कर सकती है। या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट कमाया है ना, 4 साल 5 साल बाद दे रहे हैं, 3 4 5 सालों में आपने प्रॉफिट अर्न किया उससे पैसे से ना, तो उस प्रॉफिट में से भी क्या कर सकते हैं आप, उसका पेमेंट कर सकते हैं वापसी। और तीसरा रास्ता दिया है रिडम्पशन डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट मिक्स, थोड़ा प्रॉफिट से थोड़ा कैपिटल से मिक्सचर बना के पेमेंट कर दो। मतलब ये पेमेंट करने का रास्ता सिंपल है, इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। 3 रास्ते आपको बताए गए, या तो आउट ऑफ कैपिटल पेमेंट करेंगे, या तो फिर आउट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट करेंगे, या फिर आप कैपिटल प्रॉफिट दोनों में से मिला पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ गया सोर्स कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा?
चलिए अब आगे क्या कर रहा है आपसे, आगे आया रिटर्न्स ऑन डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। पहले आपके सामने आ रहा है कि आउट ऑफ कैपिटल अगर कंपनी करना चाहती है रिडम्पशन तो कैसे करेगी। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पहले से आपने प्रॉफिट को साइड नहीं किया हुआ है, साइड नहीं किया रखा था रिडम्पशन करने के लिए, इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इन सच ए केस ऑन प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इस केस में आपको एक डीआरआर बनाना पड़ेगा और डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन व्यू ऑफ सेक्शन 71 क्या लिखा दो यहाँ पर, इन सच केस नो प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू डीआरआर। जब प्रॉफिट हुआ ही था आपको बोल रहे हैं नो, आपको प्रॉफिट में से ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा, आपको डीआरआर नहीं बनाना है यहाँ पर, क्योंकि आप कहाँ कर रहे हैं, आप तो कैपिटल से कर रहे हैं ना। और डीआरआर प्रॉफिट कहाँ से आता है, डीआरआर में पैसा कहाँ से प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ लिखा है इन सच केस आपको पूरा पूरा आउट ऑफ कैपिटल करना है, इन सच केस नो प्रॉफिट आर ट्रांसफर्ड टू डीआरआर में ट्रांसफर नहीं करना। डीआर मतलब होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए एक स्पेसिफिक रिजर्व बना लिया था, सोल्ड डीआरआर। इन व्यू ऑफ सेक्शन 71(4) में ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अब आपके सामने आया एक्ट, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, यानी कंपनी एक्ट भी लागू हो रहा है इसके ऊपर, और सेबी गाइडलाइन जारी हो रही है इसके ऊपर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होती हमारे देश का रेगुलेटर है सिक्योरिटी मार्केट का, उसका भी रिक्वायरिंग द सर्टेन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आर एज फॉलो। अच्छा, इन्होंने क्या गाइडलाइन जारी किया दोनों मिलकर के, कंपनी एक्ट क्या कहा और सेक्शन 71(4) का कंपनी एक्ट क्या बोला 2013, और सेबी ने क्या गाइडलाइन जारी किया, देखते हैं। फर्स्ट, लिस्टेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कोई भी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है, ठीक है ना, उसको क्वेश्चन लिखा रहेगा आपके लिस्टेड और अनलिस्टेड लिखा रहेगा, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हेंस दे कैन रिडीम ऑल द डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। अ लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी whose share are freely traded on the stock exchange। बता दिया आपको, जिस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में फ्री ट्रेड होता है, रिलायंस, टाटा, बिरला, एसबीआई, आईसीआई, इन सारे कंपनियों के, इन्फोसिस है ना, तो इन सारे कंपनियों के शेयर्स हम आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं। जब चाहे खरीदो, पब्लिक जब चाहे तब खरीदे, जब चाहे वो उसको सेल कर सकता है। तो ऐसे केसेस में कहते हैं कि आप आराम से बचे, उसको कंपनी क्या है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तभी आप परचेस सेल कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप परचेस ना कर पाते डायरेक्टली। तो ऐसी कंपनियां लिस्टेड कंपनी को डिबेंचर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब इनका ट्रेड आराम से होता है, ये पूरा वापस करते हैं। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिबेंचर रिजर्व इक्वल टू एटलीस्ट 10% ऑफ द नॉर्मल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आउट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट, हेंस दे कैन रिडीम 90% ऑफ देयर रिडम्पशन डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। यानी इनका मतलब ये हुआ, ध्यान समझना, कंपनी दो होगी, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। जो लिस्टेड कंपनी रहेगी इनको डीआई बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा पूरा अपने कैपिटल से पेमेंट कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। और जो अनलिस्टेड कंपनी होती है इनको कहा गया कि आपको डिबेंचर की फेस वैल्यू का, डिबेंचर 5 जारी किया आपने तो 5 लाख रुपए का 10% कितना होता है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का आपको सेपरेट रिजर्व में प्रॉफिट लॉस से पैसा रिडम्पशन करने के लिए आपको 10% प्रॉफिट लॉस निकाल करके कहाँ डालना होगा, रिजर्व में डालना पड़ेगा, ताकि उससे पेमेंट हम पेमेंट कर सकें। कम से कम 10% आपको क्या करना पड़ा, प्रॉफिट लॉस से निकाल के आप कहाँ डाले, डीआरआर में डाले, रिडम्पशन करने के लिए डाले। अब बाकी के 90% आप कैपिटल से कर सकते हैं। मिक्सर हो गया वाला, ठीक है। अब यही दिया हुआ गाइडलाइन। अब प्रॉफिट बारे में बात करें तो कह रहा है डिविजन प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज पर सेक्शन 153 of company Act 2013. Dividend can be paid by a company first out of current year profit surplus in statement of profit loss account, and the event of inadequacy of the absence of the profit in the financial year, the company may declare dividend out of dividend equalization reserve and free reserve such as general reserve. Thus, debenture redemption reserve should be created first out of surplus in statement of profit loss account and then out of dividend equalization and reserve general reserve। बने की कंपनी करेगी एक सेक्शन बता 123 सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि कंपनी को अगर डिविडेंड बांटना होता है कंपनी को, सबसे पहले आपके करेंट ईयर के प्रॉफिट जो आपने कमाया है इस साल आपको डिविडेंड बांटना है, तो इस साल की आपकी जो प्रॉफिट होगी उसमें से आप बांटिए। वो अगर आपका पैसा प्रॉफिट कम पड़ जा रही है, इनसफिशिएंट हो गई, इनएडिक्वेसी हो गई, पैसा आपका कम है, इनसफिशिएंट हो जा रहा है, इन दिस सिचुएशन अब आपको कहा गया ठीक है, तब आप इस्तेमाल करिए पैसा डिविडेंड
इक्वेशन फंड से निकाल लीजिए या फ्री रिजर्व से, जैसा जनरल रिजर्व, जो ऐसा रिजर्व जो फ्री है, स्पेसिफिक नहीं है, इसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। आप जनरल रिजर्व क्या करिए, निकालिए पैसा और पेमेंट कराइए, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया अब आपको जो प्रॉफिट से करना है पेमेंट, तो आप 10 में कहां से लेंगे, सरप्लस अपना पीएल से निकालेंगे, इसको डिस्कस कर दिया। चलिए फिर दूसरा पॉइंट कहा डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये क्या बता दिया था, अब वही प्रॉफिट बारे में बात कर लें। तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस that an amount equal to debenture outstanding, that is 100% of the now threshold, 5 लाख वाला डिबेंचर है तो पूरा 5 लाख वैल्यू का डिबेंचर का इज ट्रांसफर फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट टू न्यूली ओपन अकाउंट नेम्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा 100% अमाउंट जितना रिडम्पशन करना है। अगर आप आउट ऑफ कैपिटल किए थे, अनलिस्टेड थे, 10% आपको करना था, लिस्टेड थे तो वो भी नहीं करना था आपको। लेकिन अब आप क्या है, अब आप क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे केस में आपको प्रॉफिट से ही करना है तो 100% पूरा 100% क्या लीजिए, प्रॉफिट से पैसा निकालिए और निकाल के ये ट्रांसफर कर दीजिए डीआरआर में। इट इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डीआरआर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो पैसा बटने वाला था डिविडेंड के तौर पर उसका कम हो जाएगा, पैसा इनको बढ़ जाएगा। It means that the profit set aside for DRR is not allowed for the payment of dividend, but would be utilized to redeem the debenture. उस प्रॉफिट का इस्तेमाल कर लिया आपने डिबेंचर का पेमेंट करने के लिए। The existing liquidity sources of the company are not affected by the redemption of this manner पर, यानी कि जो आपका वर्किंग मोड में चल रहा है, जो कैपिटल लगा है, जिस कैपिटल से आप बिजनेस कर रहे हैं, पूंजी जो आप बिजनेस चला रहे हैं, टर्नओवर जो चल रहा है आपका, ये इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि जो आप प्रॉफिट कमाए थे इस बार, उसी प्रॉफिट को सरप्लस था ना, एक्स्ट्रा जो कमाए थे आप सरप्लस, इसी से आपने रिडम्पशन कर दिया पूरा 100% से। जो पूंजी लगी थी पहले वो आज भी लगी है, जो पेमेंट हुआ वो कहाँ से हुआ, प्रॉफिट से हुआ है। मेरा पूंजी तो कम नहीं हुआ ना, इसका मतलब बोलते हैं 100% क्या हो गया, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया, कैपिटल इफेक्टेड नहीं हुआ। तीसरा हो जा रहा है आपका रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट मिला करके। इसका मतलब ये हुआ, इट मींस रिडम्पशन आउट ऑफ डिबेंचर पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, डीआरआर क्रिएट करेगा 10% का ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, व्हेन द 10% डिबेंचर 10% रिडम्पशन विल बी 10%, ठीक है, रिडम्पशन विल बी कॉल्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड 90% एंड रिडम्पशन विल बी आउट ऑफ द कैपिटल। वही बात हो गई जो फर्स्ट वाले में बताया गया था। फर्स्ट वाले का जो अनलिस्टेड वाला पार्ट था वही वाला तीसरा पार्ट है। फर्स्ट वाले में जो आउट ऑफ कैपिटल कर रहे थे, तो आउट ऑफ कैपिटल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी का अलाउड है, अनलिस्टेड को अलाउड नहीं था। अनलिस्टेड को मिनिमम रिडम्पशन 10% तो करना ही पड़ेगा। तो वही वाला पार्ट इसमें आ गया, मतलब कि यू कह सकते हो कि जो 10% बनाते रहे तो वो भी अनलिस्टेड कंपनी वाले भी यही थे, पार्टली कैपिटल पार्टली प्रॉफिट, 300 से वही था, वही वाला यहाँ पर आ रहा है। यानी यहाँ मिला करना होगा, 10% को कम से कम बनाइए आप डीआरआर और 90% जो आप यूज कर लीजिए अपना कैपिटल। तो इसको मिक्स कर दिया हमने फॉर अनलिस्टेड कंपनी। 3 रास्ते हो गए थे आपके, ठीक है। अलग क्यों कर दिया, अलग बताया इसलिए क्योंकि लिस्टेड कंपनी के तो चाहे अगर तो डीआरआर बनाने नहीं है, क्या कमी करेगी, कमी करेगी, कुछ याद आ रहा है। लिस्टेड के बारे क्या होगा ना कि लिस्टेड कंपनी डीआरआर बनाएगा नहीं बनाएगा, अनलिस्टेड नहीं बनाएगा, अनलिस्टेड बनाएगा, हाँ ऐसे बनाना पड़ता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 10% प्रॉफिट से लिखना है, 10% हाँ जो वही है, वही बात ऊपर वाली बात है, अनलिस्टेड कंपनी कहा था, वही तो बोल रहे हैं कि सेम चीज रिपीट हो रहा है। जो रिडम्पशन करना है आउट ऑफ प्रॉफिट 10% का आपने डीआरआर बना लिया, तो बाकी रुपए कहाँ से आएगा, कैपिटल से आएगा। वही जो ऊपर पड़ के आया था अभी अनलिस्टेड वाला, हाँ 10 ऊपर किसमें था, प्रॉफिट था कैपिटल, वही प्रॉफिट में था 10%। वही चीज यहाँ भी है, 10% प्रॉफिट से 90% कैपिटल से मिक्स हो गया आपका, रिडम्पशन करना होगा। अच्छा जब डीआरआई की बात करें, डीआरआई को बनाएगा नहीं बनाएगा, डीआरआई अनलिस्टेड बनाएगा, हाँ और लिस्टेड ऐसे नहीं बनाएगा, वो भी बनाएगा हाँ डीआरआई। एक बैंक भी था सर वो चाहिए। चलो अभी आएगा आगे डिस्कस करते हैं सब। लिखवाए थे हम, खूब चर्चा किया था हमने। चलिए अभी आगे बढ़ मिल जाएगा आपको। अब आगे आपका सेबी गाइडलाइन, सेबी गाइडलाइन जो जारी किया था ऊपर का ना, एज पर सेबी गाइडलाइन, वो अनलिस्टेड कंपनी क्या करेगी, इशू करती ना, तो सेबी गाइडलाइन के बारे में जब बात करें तो क्या होगा, क्या सेबी गाइड जारी किया इन लोगों के लिए। कहा पहला, द
ध्यान समझो, ये आपके एग्जाम में थ्योरी को भी आता है। राइट डाउन द सेबी गाइडलाइन फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या गाइडलाइन था? 4 नंबर। बस थोड़ा लिख के आओगे, क्योंकि लॉ की बात है, जो गाइडलाइन दिया वही लिखना पड़ेगा। अपने मन से लिख के आओ, बना के लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान समझो। हिना मुस्कान सुन पा रही हो, देख पा रही हो सभी लोग कि नहीं? यस सर। यहाँ तक बात क्लियर है? इंसा बात क्लियर है यहाँ तक? शिफा बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं हम कि गाइडलाइन क्या जारी किया इन्होंने। इन्होंने गाइडलाइन जारी किया, द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज डीआरआर, इज अकॉर्डिंगली ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। इसका मतलब ये हो गया कि पहला बात कर दिया कि क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिजर्व डीआरआर, शॉर्टकट में आगे से सुनो डीआरआर बोलेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो नाम शॉर्ट कर दी डीआरआर कर दिया गया है, इसको बोलेंगे हम शॉर्टकट में हम लोग। इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ऐसे डिवेंचर जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, उनको सिर्फ पेमेंट ही करना है। यहाँ कन्वर्ट से मतलब ये होता है कि कंपनी ने ऐसा डिवेंचर इशू किया है जो आने वाले 2 साल 4 साल के बाद जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो आज जो डिवेंचर होल्डर है वो आगे जाके शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को नहीं, किसको मिलेगा? ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, कि जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उनको पेमेंट ही करना है, पैसा देना ही पड़ेगा हमको, उनका कन्वर्जन नहीं होगा। वो पैसा लेके जाएंगे, अपना कन्वर्ट नहीं कराएंगे, भाई हम डिवेंचर मतलब शेयर दे दो हमको, ऐसा नहीं, एक्सचेंज कुछ नहीं होगा, उनका पेमेंट ही करना है। तो ऐसे नॉन कन्वर्टेबल वालों को ही डिवेंचर बनाना है, डीआरआर बनाना है। या फिर जो नॉन कन्वर्टेबल वाले हैं उनका जो पोर्शन है, ऐसा डिवेंचर लिया जिसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख डिवेंचर है, उसमें लिखा है भैया 25% क्या हो सकता है आपका, अगर आप चाहेंगे 25% आपके उसके बदले में शेयर मिल सकता है, लेकिन 75% पैसा वापस कैश मिल देना पड़ेगा आपको। तो जो 25% है वो क्या माना गया? कन्वर्ट हो सकता है इसका, वो क्या हो गया? 25% शेयर मिल जाएगा, मतलब वो कन्वर्टेबल हो गया, और 75% कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, पैसा देना पड़ेगा। जो पोर्शन आपका 75% वाला है जो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसका भी क्या करना पड़ेगा? आपको बना सकते, डीआरआर बना लेंगे आप। लेकिन जो क्या है, जो कन्वर्ट हो सकता है आगे किसी प्रेफरेंस शेयर में या इक्विटी शेयर्स में, तो उसके लिए डीआरआर नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन पेमेंट के लिए, नॉन कन्वर्टेबल के लिए, फिर उसका हमको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट करना पड़ेगा, जुगाड़ नहीं पैसे का, तो आप बनाइए उसका पेमेंट करने के लिए। जब कन्वर्ट कर देंगे तो पैसा कहाँ देंगे उसको आप? शेयर थमा दिए तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा, एन अनलिस्टेड कंपनी सेल क्रिएट डीआरआर इक्वल टू, ऊपर बताया था वही बात, 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, यानी कि आपको अनलिस्टेड कंपनी वालों को 10% का डीआरआर बनाना पड़ेगा, कम से कम 10% डीआरआर को बनाना पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम। देखो ये अमेंडमेंट हुआ था, ये बदला है, ठीक है? ये पहले 25% हुआ करता था, इसको अमेंड करके लोग 10% कर दिए हैं। तो जिसके पास भी पुराना कोई मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल जिसके पास पुराना होगा, पुरानी बुक कोई रखा हो, उससे पढ़ रहा होगा, तो उसके बुक में 25 से लिखा होगा, तो परेशान नहीं होगा। अगर आप कोई बच्चे भी जो क्लास कर रहे हैं, जिनके पास कोई लास्ट ईयर से पहले की बुक रखा है, 2-3 साल पहले बुक लेकर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आप देखेंगे इसको, उसमें 25% लिखा रहेगा, तो आप परेशान मत होइएगा। तो उसके बता रहे हैं, क्योंकि ये अमेंड हो गया है, 25 पहले चलता था, अब 10% पे ला दिया गया है। पहले 25% का डीआर बनाना पड़ता था, अब डीआर कितना बन रहा है? 10% का, ठीक है ना? चलिए, फिर है, बता दिया हमने, आप लोग पसंद जाओ, बहुत लोग पुराने बुक्स पढ़ते हैं, उनके पास कोई और होता है स्टडी मटेरियल, वो पुराना होगा, नया बता रहे हैं आपको हम। अब आपको बताया गया एग्जाम्पशन टू द रूल ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर, किन लोगों को डीआरआर नहीं बनाना है, इनको छूट मिल जाए। एग्जाम्पशन मतलब होता है छूट मिल जाना। किन लोगों को छूट मिला है कि कौन सी कंपनी डीआरआर नहीं बना सकती है? पहला, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कंपनी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम क्रिएटिंग डीआरआर फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, दोनों के लिए बताया गया है। क्या क्या बताया गया भैया? पहला, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आरबीआई द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, उन लोगों को डीआरआर नहीं बनाना है, ठीक है? इवन दे आर लिस्टेड और अनलिस्टेड। बैंकिंग कंपनी को नहीं बनाना है, जाहिर सी बात है ना, इन लोगों को इसलिए रखा गया है भाई आरबीआई तो क्या है, रेगुलेटर तो ऑलरेडी है ही है, जो बैंकिंग कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल में काम करता है, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, और आरबीआई पहले से ही बैंकों से, बैंकिंग कंपनियों से इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी करवा लेता है। एसएलआर, सीआरआर, कुछ याद आ रहा है? कुछ पढ़े आप लोग? एसएलआर क्या था? बैंकिंग में पढ़े क्या था? सीआरआर
No reserve. आरबीआई रेपो रेट, Cash reserve. रिवर्स रेपो रेट, है ना, सब ये चीजें। तो बैंकिंग आरबीआई ऑलरेडी इन लोगों से बहुत ढेर सारी फॉर्मेलिटीज करवा लिया है, तो खुदे वो लोग सब प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आ चुके हैं, एकदम प्रेस्क्राइब हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए यानी यूं कह लो कि आरबीआई ने उन कंपनी को पहले से ही 3 बार नहला दिया है। अब तुम आओगे डीआर के नाम से और ना हो, अब क्या नहाओगे? जब पहले ही नहला दिया गया आपको, अब क्यों नहाएंगे आप? ठीक है, इसलिए इन कंपनियों को छोड़ दिया गया भाई, ठीक है। आप तो डायरेक्टली क्या है, आप तो आरबीआई गाइडलाइन फॉलो कर ही रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो कर ही रहे हैं, तो उन्होंने इतना रूल बना रखा है, उसी में आप कंप्लीट करने में फंस गए हैं, आप आपको कर नहीं पाएंगे, तो आपको ये छूट मिल गया। अब आपको डीआर नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 222 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी जो कि कंपनी में आता है, ये आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन लोग यानी कह सकते हो तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले और बैंकिंग कंपनियों को डीआरआर नहीं बनाना 10% वाला। फिर चौथा आ गया लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में क्या है, नॉन बैंकिंग कंपनी एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अगर कोई कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी है लेकिन वो एनबीएफसी में आता है, यानी नॉन बैंकिंग में आता है, जब जो कि रजिस्टर्ड हुआ आरबीआई तक, जाहिर सी बात है आरबीआई तभी लाइसेंस देगा, तभी रजिस्ट्रेशन करेगा आपका, जब उसकी सारी शर्तें आप मान लेंगे, प्रेस्क्राइब फॉर्म भरे होंगे, उसका सारे रूल्स फॉलो किए होंगे आप, सारी जो सिस्टम उसका है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो किए होंगे आप, तो ठीक है, उसी का फॉलो करते रहो, डीआर तुम मत बनाओ, क्योंकि वो अपना काम करवा लिया होगा, फॉलो करवा लिया होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एचएफसीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक हुआ है, उसको भी नहीं बनाना पड़ेगा। अदर लिस्टेड कंपनी वो पढ़ के आए हम लोग अभी कि लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना है, नहीं बनाना है। लिस्टेड कंपनी डीआरआर नहीं बनाना होता है, वही सब लिस्ट में नीचे आ गई, दे दिया, गाइडलाइन को पूरा डिटेल बता दिया। पांचवा अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, यानी कहने का प्रश्न सही आ जा रहा है कि अगर आप आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं, आरबीआई लाइसेंस दिया है, तो आपकी पूरी फॉर्मेलिटीज को करवा लिया होगा आपसे, तो अब आपको नया फॉर्मेलिटी जो से भी डीआर जो गाइडलाइन जारी किया गया है, ये आपसे आप बच जाएंगे, आपको उससे एग्जाम कर दिया, आपको माफ कर जाएगा, आप मत बना, क्योंकि ऑलरेडी इतना फॉलो करके आई है आप, तब क्या, ठीक है ना। चलो फिर इस बार जैसे कहा जाए अगर कि अनस को सुबह उठा, अनस को सब लोग कहा बाहर जा रहे हो बेटा, नहा धो के जाओ, ठीक है, तो पापा क्या किए, इनको नहला दिए, अच्छे से नहला के तैयार करके खड़ा कर दिए, आप रेडी हो गए। मम्मी आई गई, अरे हम तुमको नहला नहीं है, चलो फिर नहाओ, चलो 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 हम नहाए, तो क्या बोलेगा, अरे बना के फिर क्यों नहाए, तो पापा नहलाए थे ना, हम नहीं नहाए थे, अब हम नहला दे, तब पूरा होगा, तब पूरा होगा है ना। या कोई भी नहला दिया, एक बार नहा लिया तो हो गया, उनका बना गया, हो गया ना। अब जरूरी थोड़े है कि मम्मी रोज नहाती है तो मम्मी रोज नहलाए, लेकिन पापा नहला दी तुमको, अब दोबारा नहलाएंगे क्या, तो पूरा प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहलाए होंगे आपको, अच्छे जैसे सिस्टम होता है, फाइन वैसे थोड़े से किए होंगे, पूरा अच्छे से किए होंगे सिस्टम। तो जब जो भी कहने का मतलब ये कि आरबीआई की गाइडलाइन आपने फॉलो कर लिया है, आरबीआई थ्रू आपने रजिस्टर्ड है आप, तब आपको अब सेबी गाइडलाइन फॉलो नहीं करना है, 10 मिलियन नहीं बनाना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी वो बनवा लिया होगा आपसे, बनवा के लाइसेंस दिया होगा आपको, ठीक है ना, 10 थोड़े बनाएंगे। और फिर कह रहा है अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, जो प्राइवेटली प्लेस करते हैं उन लोग के लिए अनलिस्टेड कंपनी होती है, वो भी क्या है, रजिस्टर्ड हैं, किससे, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक से रजिस्टर्ड हैं। अगर तो इन लोगों को दिया रहा, इतने लोगों को 5.6 पॉइंट रखा तुमने, ये आपके थ्योरी में भी आएगा, पूछता है राइट डाउन सेबी गाइडलाइन ना फॉर रिजम्पशन ऑफ डिबेंचर, किसको बनाना है किसने बनाना, समझ में आएगा बात अच्छे से। क्यों ना मुस्कान जी, ये बात एकदम क्लियर, एकदम आराम से हम चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप बताइए क्या क्लियर है आपको नहीं। इंसा शिफा क्लियर है, बोलिए शिफा जी क्लियर है, इंसा कहाँ चली गई है, तो हीना जी क्लियर है, यस सर। चलिए एकदम बेसिक बता रहे हैं आपको, घबराइए नहीं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दस ओनली, अब सबसे सामने मेन को अभी तुम्हें हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, कह रहा है दस ओनली रजिस्टर्ड कंपनी यानी अदर देन एनबीएफसीज एंड एचएफसीज यानी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर इक्विवेलेंट 10% ऑफ द फेस वैल्यू का, यानी कि तुम्हें समझ गए जितने भी अनलिस्टेड कंपनी हैं, ठीक है, वो सब क्या, और अनलिस्टेड भी कौन कौन से, खाली बात नहीं है अनलिस्टेड वाला, अनलिस्टेड में भी कौन,
जो कि अदर देन है एनबीएफसी और एसएफसी से, यानी जो कंपनियां, पहली बात तो जो लिस्टेड कंपनी है उसको डीआरआर नहीं बनाना है, जो अनलिस्टेड कंपनी है उसके लिए भी क्या है, अनलिस्टेड होने के बावजूद भी अगर वो आरबीआई गाइडलाइन रजिस्टर्ड हुआ है या हाउसिंग से, एनबीएफसी जो है ये लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं आरबीआई से, तो उनको भी नहीं बनाना है। समझ गए, लिखा है अनलिस्टेड कंपनी है तो वो 10 में बनाएगी, लेकिन अनलिस्टेड है और आप एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हैं और बैंकिंग आरबीआई से या फिर नेशनल हाउसिंग फाइनेंस से रजिस्टर्ड हैं आप, तो भी क्या होगा, आपको नहीं बनाना है। बस में आ गया, फिर रिपीट करें, लिस्टेड कंपनी है तो 10% आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, अनलिस्टेड नहीं बनाना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी है आप तो 10% डीआरआर नहीं बनाना है आपको, अनलिस्टेड कंपनी है तो 10% डीआरआर बनाना पड़ेगा। और उसमें भी आप अनलिस्टेड हैं लेकिन आप आरबीआई या हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग से आप क्या बैंक से क्या है, रजिस्टर्ड हैं, तो भी आपको नहीं बनाना है। इनको छोड़ के जो बचेगा रिमेनिंग अनलिस्टेड वाले, उनको बनाना है। क्या बात क्लियर हुई है? ऐसे इतनी बार हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा अब तक, तो चना पक्का हो गया आपका, थ्योरी है कि आप दोनों आएगा। अब कह रहा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व is shown in the equity and liability part of the balance sheet under the head of shareholder fund and सब रिजर्व सरप्लस जाता है, ये तो रिजर्व है तो रिजर्व सरप्लस हेडिंग जाएगा। On redemption debenture the amount proportionate to the debentures redeemed shall be transferred from debenture redemption reserve DRR to general reserve। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सुनो हमने क्या किया, जब डिबेंचर रिडम्पशन करना था तो 10% प्रॉफिट में सरप्लस में निकाला और डाल दिया अनलिस्टेड कंपनी के लिए, डीआरआर बना लिया, डीआरआर खड़ा हो गया आकर के, उसके बाद डिबेंचर का रिडम्पशन किया गया। जब डिबेंचर रिडम्पशन हो गया तो अब जो डीआरआर बनाए थे इसका क्या काम, बताइए, कोई काम रह गया? जब मान लीजिए कि किसी की शादी है, शादी में बहुत बड़ा आपने क्या बनवाया है, स्टेज बनवाया और बहुत सारी सजावट कराई है ना, बहुत अच्छा खासा क्या था आपने सजाया है, वेल फर्निश किया आपने उसको एक रात के लिए, शादी हो गई, दूल्हा दुल्हन चले गए, क्या ऐसे ही सजा रहेगा? क्यों सजाया गया था? क्योंकि शादी थी, शादी हो गई, विदाई हो गई, क्या अभी भी इसी तरह सजावट रोज सजा रहेगा या उसको उतार लेंगे? सजावट सब बता दिया जाएगा, स्टेज खोल दिया जाएगा, नहीं होगा ऐसा, बोलो ना। क्यों, पर्पस क्या था, जिस पर्पस से सजाया गया था पर्पस पूरा हो गया, अब हटाओ उसको, सजावट को, नहीं समझ आ रहा है बात। उसी प्रकार डिबेंचर के लिए भी रिडम्पशन करना था तो डीआरआर बनाना पड़ा, बिना डीआरआर नहीं कर सकते, गाइडलाइन से भी कहा है, कंपनी एक्ट का आराम से बनाना पड़ेगा, तो हमने डीआरआर बनाया क्या करने के लिए, रिडम्पशन करने के लिए। रिडम्पशन हो गया, रिपेमेंट हो गया, लोग गए तो पैसा लेके अपना अपना, तो ये जो डीआरआर बनाया थे क्या करें, इसका वापस क्या करते हैं, उसको खत्म कैंसिल कर दें। जब तक डिबेंचर रिडम्पशन नहीं हुआ था तब तक वो डीआरआर खड़ा था, वो डीआरआर खड़ा हो क्या करता रहा, डिबेंचर रिडम्पशन करवा रहा था। डिबेंचर पेमेंट हो गया, ठीक है ना, पेमेंट होने के बाद अब जब डिबेंचर ही नहीं रहा तो उसका डीआरआर क्या होगा, अब जब दूल्हा दुल्हन ही नहीं रहे, स्टेज का होगा बना के, कौन बैठेगा उस पर? अनस्कार हम बैठेंगे, अभी नहीं, बच्चा ही पढ़ाई कर लो, तुम बाद में बैठना, अब जल्दी नहीं है, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही है मुस्कान की नहीं? हेलो, क्लास चल रही नहीं? यस सर। चलिए, क्लास कटेगी तुमको मिस कॉल दे दीजिएगा, ठीक है। वो जो तो इसका मतलब जब तक डिबेंचर है उसी रिडम्पशन करने के डीआरआर बनाए थे, और जहां रिडम्पशन हो गया उसके बाद डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, उस डीआरआर को कहाँ भेज दीजिए, जनरल रिजर्व में भेजिए, क्योंकि डीआरआर अपने आप में एक स्पेसिफिक रिजर्व है, उसका यूज सिर्फ रिडम्पशन डिबेंचर के लिए किया जाएगा, और डिबेंचर है ही नहीं, रिडम्पशन हो गया तो अब इसको फ्री करना है ताकि और कोई यूज हो सके पैसे का, इसको फ्री कर देंगे, डाल देंगे जनरल रिजर्व में। फिर रिपीट कर रहे हैं, जब हम लोग डीआरआर बनाए थे तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से आया था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना था, लेकिन वापस उसमें जाएगा नहीं, ये क्रिएट होता है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, लेकिन क्लोज होता है जनरल रिजर्व में। समझ आ रही है? समझ आ रही है भाई, गंगोत्री से गंगा जी निकली है अगर, ठीक है ना, तो जब ये पूरा ये देश हमारा भ्रमण करते हुए वापस फिर गंगोत्री में जाती है क्या? आती है कहाँ से? गंगोत्री से। जाती कहाँ है लास्ट में? बंगाली खाड़ी में जाके जाती है। तो आना है इनको सिर्फ कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से डीआरआर आएगा, और जाएगा कहाँ? क्लोज कहाँ होगा? जनरल रिजर्व में। तो जहां से है वहां मत भेजना उसको, जब भी आए कहाँ से आएगा, डीआरआर क्रिएट होगा
तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से बनेगा, और उसको जब डिबेंचर हो जाएगा रिडम्पशन के बाद इसे क्लोज करेंगे जीआर में, जनरल रिजर्व में। ठीक है ना? क्या बोले अभी हम, क्या मुस्कान क्या रिपीट किया हम? डीआर जब भी बनेगा कहां से बनेगा? स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल से बनेगा। और जब क्लोज करेंगे कहां क्लोज होगा, कहां जाएगा? जनरल रिजर्व में जाएगा। बोलो मुस्कान, क्लियर हुआ कि नहीं? हिना, सिफा, इंसा, बोलिए। कौन बोला? कौन बोला? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? सुन पाए, देख पाए, समझ पाए, नहीं समझ पा रहे हैं? बढ़े आगे, स्टार्ट किया हम एकदम आराम से चल रहे हैं। अगर आप नहीं बोले कैसे मानेंगे हम कि हाँ आप हैं सामने हमारे, क्योंकि ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ किया आपने। बोलो बच्चों। यस सर, हो गया। हो गया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब वो एंट्री पास कर दिया, जब बनाए थे तो एंट्री पास करते थे स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डीआरआर, जब क्लोज करेंगे उल्टा कर देंगे, डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व, क्योंकि आता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल से और ये जाता है किसमें? जीआर में, जनरल रिजर्व जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताइए हमको। हेलो, हाँ लेकिन उसी लिए तो वहां डबल लिख दिया था कि जब वहां लिखा था कि लिस्टेड कंपनियां, जो लिस्टेड कंपनियां नहीं बनाएंगी, लेकिन जो अनलिस्टेड रहेंगी वो 10% बनाएंगी। यानी अनलिस्टेड कंपनी चाह कर भी 100% कैपेसिटी नहीं कर सकता, उसको मिस करना ही पड़ेगा, सभी गाइडलाइन है। समझ गए? दूसरे में था ना, वही तो बता रहे, जवाब तुम्हें दे रहे हैं, कैसे जवाब दें? तो वही बता रहे हैं ना कि लिस्टेड कंपनी है तो डीआर नहीं बनाना है, आउट ऑफ 100% कैपिटल कर दीजिए आप। लेकिन आप 100% चाहते हैं कैपिटल करना और आप अनलिस्टेड कंपनी है, आप नहीं कर सकते, आपको 10% बनाना ही पड़ेगा डीआर। इसलिए दो बताया, ऊपर भी कहा था नीचे भी कर दिया आपसे, यही बात ऑप्शन लगा के। तो सीधा से एक लाइन समझ सकते हो कि लिस्टेड कंपनी है तो डीआर आपको नहीं बनाना है, अनलिस्टेड है तो आप अनलिस्टेड होकर के आप चाहते हैं कि 100% क्या बना लें, कैपिटल कर लें, नहीं कर सकते। अनलिस्टेड हो, सेबी गाइडलाइन आ चुका है, आपको 10% बनाना ही पड़ेगा, यानी मिक्स वाले में आप आ ही जाएंगे अपने आप। यानी अकेले वाला जो 100% कैपिटल वाला जो होता है वो सिर्फ किसके लिए है? लिस्टेड कंपनी के लिए। जवाब मिल गया? ये सिर्फ कंफ्यूज किया ना, तो सीधे एक लाइन क्यों समझते हो हमसे? अब सबको क्लियर हो गया? आराम से एकदम क्लियर हो गया? आज क्लियर मत कर देना, कुछ माइंड से भी करना, क्योंकि क्लियर हो गया, सब साफ कर दिए, क्लियर हो गया। चलिए तो अब अगला, अब आ रहा है क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टिंग 15% of the nominal face value of debenture maturing during the year। अब कंपनी ने ये भी कहा, सेबी ये भी चल रहा है, अभी सेबी गाइडलाइन खत्म नहीं हुआ हमारा, ये भी सेबी गाइडलाइन जारी है अभी। कंपनी सेबी ने कहा कि आप 10% डीआरआर बनाइए, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा हम कई बार रिपीट कर दिया आपको, ठीक है। अब आपको कंपनी कह रहा है इसी बनाने के बाद आप उसका कम से कम 15% फेस वैल्यू का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसका नाम होगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करिए, कोई गवर्नमेंट टिकट खरीदिए, बैंक में भी कराइए, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो लेकिन आपको 15% इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिस साल आपको रिडम्पशन करना है। जैसे आपने 5 साल का डिबेंचर इशू किया था, आज आपने इशू किया, कहा 5 साल बाद इसका रिपेमेंट करेंगे। जब 5वां साल आएगा ना, अभी से इशू कर लीजिए आप, ठीक है ना। जब 5वां साल आएगा तो 5वें साल में स्टार्टिंग में 30 अप्रैल तक समय दिया गया, 5वें साल के स्टार्टिंग में 30 दिन समय दिया गया, 30 अप्रैल तक आप 15% तक का फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कहीं, ताकि एक थोड़ा पैसा 15% सिक्योर्ड हो जाए, ये वेंचर होल्डर सुख खुश हो जाए कि मेरे नाम से कंपनी ने
इस साल हमको पेमेंट करना है तो मेरे नाम से कुछ पैसा कंपनी ने अलग कर लिया है, 15% इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, उसको कंपनी छुएगा नहीं। जब वो साल बीतेगा, 11 महीना बीतेगा, आपको पेमेंट करना रहेगा, तो डिबेंचर वो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसका नाम रख दिया DRI, कहीं भी किया है डिबेंचर रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया, नाम रख दिया गया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट DRI, तो आप उस DRI को सेल कर दीजिए और जो पैसा वहां से आएगा, जो 15% आपने इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो पैसा आएगा, वो पैसा कलेक्ट करिए और बाकी 85% रिजर्व से लगाइए, चाहे कैपिटल चाहे जो पढ़े नहीं हम लोग, उसका लगा करके आप उसको पेमेंट कर दीजिए। जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी है, पूरा का सभी गाइडलाइंस है, फॉर्मेलिटी करा रहा है हम लोगों से, इतना काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको 15% करना पड़ेगा, और देख लेते हैं। अभी इसको हम पूरा डायग्रामिक तरीके से भी सिखाएंगे, DRR और DRI को मिक्स करके ही बताएंगे। अभी बेसिकली लॉ सभी गाइडलाइंस के बारे में समझा रहे हैं, अभी मेरा डायग्राम चलाना शुरू नहीं हुआ है, अभी हम सभी चीजों को डायग्राम पर भी कन्वर्ट करेंगे, अपनी स्केलिंग पर उसको ले आएंगे हम। पहले एक बार पढ़ा दें आपको, क्या लिखा दिखा दें आपको। चलो, तो यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 15% आपको DRI करना ही पड़ेगा, ठीक है, करते हैं सर।